नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। देखिए, अब क्वेश्चन इस प्रकार बनाया जा रहा है कि यह सभी क्वेश्चन केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और आने वाले सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए जैसे ईएमआरएस के लिए बहुत उपयोगी हैं। हर एक ऑप्शन को विस्तार पूर्वक संक्षेप में समझाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के स्रोत हैं? What type of source are indexing source and abstracting journal? तो ये बिब्लियोग्राफी है, करंट अफेयर है, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट है, रेडी रेफरेंस सर्विस है। तो ये एक प्रकार का बिब्लियोग्राफिक सर्विस है। देखिए, यहाँ आपको बिब्लियोग्राफिक और रेडी रेफरेंस में कंफ्यूजन हो सकता है। बिब्लियोग्राफी क्या है? किसी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह की ये सूचना देती है, उस सोर्स तक पहुंचने के लिए सूचना देती है। लेकिन रेडी रेफरेंस सर्विस में क्या होता है? आपको तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। व्याख्या हम देखते हैं। देखिए, हर एक ऑप्शन की व्याख्या की गई है। इसमें पहला है, ऑप्शन 1 था बिब्लियोग्राफिक, तो ग्रंथसूची। ग्रंथसूची क्या है? ये ऐसे स्रोत हैं जो प्रकाशित साहित्य की सूची जैसे बुक्स, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट आर्टिकल आदि प्रदान करते हैं। इंडेक्सिंग सोर्स और अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल इसी श्रेणी में, देखिए, इंडेक्सिंग सोर्स और अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये उपयोगकर्ता को बताते हैं कि कौन सा दस्तावेज कहाँ मिलेगा। देखिए, आपके कई प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट और बिब्लियोग्राफिक हो सकते हैं, जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB। दूसरा ऑप्शन है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है? ये स्रोत वर्तमान समय में घटनाओं और समाचारों की जानकारी देते हैं। इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग से इनका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी था शॉर्ट टर्म रिपोर्ट। ये क्या है? ये अस्थायी रिपोर्ट होते हैं, जिनकी शॉर्ट टर्म रिपोर्ट, ये अस्थायी रिपोर्ट होते हैं जिनका उपयोग सीमित समय के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी संस्थान की वार्षिक, त्रैमासिक रिपोर्ट। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेडी रेफरेंस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। रेडी रेफरेंस सर्विस क्या है? ये स्रोत तुरंत संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। इनका उद्देश्य सीधा उत्तर देना है। रेडी रेफरेंस में आप डिक्शनरी से, ईयर बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, गैजेटियर्स इत्यादि के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जबकि इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि ये साहित्य खोजने में मदद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the important initiative launched by UGC 1991 for the development of information services in academic libraries? शैक्षिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल क्या है? तो 1991 में किसकी स्थापना हुई? इन्फ्लिनेट की। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? गांधीनगर में हेड ऑफिस है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 था आपका, ए था इन्फोनेट फैकल्टी। ये क्या है? यह यूजीसी द्वारा 2003 में शुरू की गई योजना थी। इन्फोनेट को भी यूजीसी के द्वारा ही शुरू किया गया था 2003 में। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालयों को ई जर्नल और डेटाबेस की ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराना। यह पहल बाद में इन्फ्लिनेट के तहत संचालित हुई। आपका दूसरा ऑप्शन था ऑप्शन बी, इन्फ्लिनेट। यही सही है, इन्फ्लिनेट। इसकी स्थापना 1991 में यूजीसी की पहल पर की गई। इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालयों और कॉलेज पुस्तकालयों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ना, सूचना सेवाओं का स्वचालन और संसाधनों का साझा उपयोग, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक सामग्री का आदान प्रदान,
आज यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय शैक्षणिक सूचना नेटवर्क है। वर्तमान समय में कम से कम 16 प्लस परियोजनाएं इम्प्लीमेंट की क्या करती है, रन करती है वर्तमान समय में। सोल क्या है, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सोल को कब इम्प्लीमेंट के द्वारा, देखिए यह इम्प्लीमेंट के द्वारा विकसित एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। यह 2000 में आया, इसका पहला एडिशन 2000 में आया। देखिए सोल पहला एडिशन, सोल यहाँ 1.0 कह लो या ओनली सोल, ये कब आया है, 2000 में। और आपका सोल 2.0 कब आया, 2009 में। और सोल 3.0 कब आया, ये 2.0 है, 2.0। 3.0 कब आया सोल, ये आया 2021 में। चलिए, इनका उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों का ऑटोमेशन करना, यानी सोल इम्प्लीमेंट की एक उपलब्धि है। यह 1991 की पहल नहीं है। अगला ऑप्शन था नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। यह इस प्रकार की कोई सर्विस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोध गंगोत्री ए रिपोजिटरी ऑफ ऑनगोइंग इंडियन रिसर्च इज व्हाट टाइप ऑफ सर्विस। शोध गंगोत्री चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक विशेष कोष किस प्रकार की सेवा है, तो यह एक प्रकार की अलर्टिंग सेवा है। आइए हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। अब पहला ऑप्शन है रिव्यू सर्विस। रिव्यू सर्विस क्या होता है, यह सेवा प्रकाशित साहित्य जैसे आर्टिकल, बुक, रिपोर्ट आदि की आलोचनात्मक समीक्षा और विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को किसी क्षेत्र की प्रगति का सार देना है। शोध गंगोत्री में समीक्षा नहीं बल्कि चल रहे शोध की सूचना मिलती है। अलर्ट सर्विस क्या है, अलर्ट सर्विस उपयोगकर्ता को नवीनतम और ताज़ा सूचनाओं से अवगत कराती है। शोध गंगोत्री इस श्रेणी में आता है क्योंकि यह शोधार्थियों और शिक्षाविदों को भारत में चल रहे शोध, सिनॉप्सिस ऑफ पीएचडी थीसिस के बारे में अपडेट करता है। यह यूजर को ऑनगोइंग रिसर्च ट्रेंड से अवगत कराता है, इसलिए यह अलर्ट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभी सी और डी ऑप्शन बचे हैं, देख लेते हैं इसको। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में। ये क्या है, देखिए इसमें किसी विशेष लेख, रिपोर्ट या शोध पत्र की प्रतिलिपि का भी उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें लेख, रिपोर्ट या शोध पत्र की प्रतिलिपि ध्यान दीजिएगा, प्रतिलिपि, इसकी कापी उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। जैसे यह सेवा आपको डेलनेट और इम्प्लीमेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस की सुविधा देते हैं। शोध गंगोत्री डॉक्यूमेंट की सप्लाई नहीं करता, केवल चल रहे शोध की जानकारी देता है। रेफरेंस सर्विस क्या है, यह सेवा उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रेफरेंस सोर्स जैसे इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, डिक्शनरी आदि का उपयोग करती है। रेफरेंस सोर्स इन सब के उपयोग से एक प्रकार का रेफरेंस सेवाएं देते हैं। जब शोध गंगोत्री डिमांड बेस्ड रेफरेंस सर्विस नहीं है बल्कि ऑनगोइंग रिसर्च का एक डेटाबेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार माध्यम है। संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार माध्यम आपका सोशल मीडिया है। रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम ये नहीं है, ब्लॉग नहीं है, फैकल्टी नहीं है, आप सोशल मीडिया, ये क्या है, संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार्य माध्यम है। आरएमएस, रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम, आरएमएस मुख्यतः रिकॉर्ड और संसाधनों के प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। यह आरएमएस जो है रिकॉर्ड
रिकॉर्ड और संसाधनों के प्रबंधन के लिए उपयोग होता है, लेकिन यह संसाधनों को सार्वजनिक रूप से साझा करने का माध्यम नहीं है। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग का उपयोग जानकारी साझा करने, विचार व्यक्त करने, ब्लॉग का उपयोग जानकारी साझा करने, विचार व्यक्त करने में किया जाता है। हालांकि यह लाइब्रेरी सेवाओं की जानकारी देने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य धारा का मीडियम नहीं माने जाते हैं डायरेक्ट शेयरिंग के लिए। फैकल्टी क्या है? फैकल्टी सदस्य विद्यार्थियों को संसाधनों की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वे स्वयं रिसोर्स शेयरिंग मीडियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक ऑप्शन डी बचा है, इसको भी देख लेते हैं। यही तो सही है। सोशल मीडिया ये किस प्रकार से लाइब्रेरी की सेवाओं को देता है? कौन कौन सी सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, सोशल मीडिया में आपका हो गया फेसबुक हो गया, इसके माध्यम से आप लाइब्रेरी की सेवाओं को दे सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से आप इनका उपयोग करके लाइब्रेरी की सेवाओं को संचालित कर सकते हैं, कुछ सेवाएं दे सकते हैं। जैसे क्या क्या दे सकते हैं? नई किताबें, ई संसाधनों की सूचना, ई जर्नल और डेटाबेस का लिंक। जो ओपन जर्नल है या ई जर्नल जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, हमारी लाइब्रेरी से डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, उसको दे सकते हैं। वर्कशॉप, सेमिनार, नोटिस, ओपन एक्सेस सामग्री, ये सब हम सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे हम एक विशिष्ट रूप समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की है? तो HP लूहन ने इसको 1958 में इस कॉन्सेप्ट को दिया। ये IBM कंपनी में साइंटिस्ट थे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो IBM कंपनी है, उसमें क्या थे? ये साइंटिस्ट है। ठीक, चलिए ऑप्शन की व्याख्या देखते हैं। देखिए, 1958 में HP लूहन IBM में साइंटिस्ट ने SDI की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने SDI को इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग सर्विस के रूप में परिभाषित किया, जहां उपयोगकर्ताओं की रुचियों और प्रोफाइल के आधार पर उन्हें संबंधित जानकारी भेजी जाती है। देखिए, इसमें रुचियों और प्रोफाइल के आधार पर उन्हें संबंधित जानकारी भेजी जाती है। इसलिए आज हम जिस रूप में हम SDI समझते हैं, उसका श्रेय HP लूहन को दिया जाता है। मेलविल जे वोइट, ये इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन सर्विसेज पर कार्य किया था, पर SDI से इनका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी है LJS स्ट्रॉस। स्ट्रॉस ने डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक और बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल पर काम किया, और SDI से इनका मतलब नहीं है। EM हाउसमैन का नाम डॉक्यूमेंटेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन SDI की परिकल्पना इससे संबंधित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, बूलियन ऑपरेटरों का संयोजन अधिक दस्तावेज पुनर्प्राप्त करता है। किस बूलियन ऑपरेटर का या बूलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पुनर्प्राप्त करता है? विच कम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स रिट्राइव मोर डॉक्यूमेंट्स? देखिए, A नॉट B, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं लाइब्रेरी साइंस। अब इसमें आपके दो कीवर्ड हैं, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। अब इसको लेकर देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन पे, इसको जस्टिफाई करते हैं A नॉट B। अब देखिए, अब जब हम लिखेंगे लाइब्रेरी नॉट साइंस, तो हमारा डॉक्यूमेंट इस प्रकार रिट्राइव होगा, सर्च होगा, जिसमें ओनली लाइब्रेरी शब्द को या लाइब्रेरी शब्द होगा, उसी को वो फाइंड आउट करेगा और साइंस वाले शब्द को फाइंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये अधिक दस्तावेज को फाइंड आउट नहीं करेगा। अब दूसरा ऑप्शन है A। यहाँ दूसरा ऑप्शन है ARB। अब देखिए, जिसमें या तो लाइब्रेरी साइंस हो, या तो लाइब्रेरी शब्द हो, वर्ड हो, या तो साइंस हो, दोनों में से कोई भी होगा, या दोनों होगा,
उसको फाइंड आउट करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक दस्तावेज को फाइंड आउट करता है। यहाँ ए एंड बी। अब यहाँ क्या है, लाइब्रेरी एंड साइंस, जिसमें लाइब्रेरी और साइंस दोनों की वर्ड होंगे, दोनों वर्ड होंगे, वो उसी रिसोर्सेज को फाइंड आउट, उसी डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करेगा। तो और अगला ऑप्शन है तो ये गलत हो जाएगा। उतना वो जितना ए और बी कर सकता है उतना ए एंड बी नहीं कर सकता, ए नॉट बी नहीं कर सकता, ए एंड ए बी नॉट बी। अब देखिए यहाँ क्या है, ए को करेगा अर्थात लाइब्रेरी को करेगा, एंड ए बी जिसमें लाइब्रेरी साइंस हो, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस हो लेकिन साइंस न हो, इस प्रकार सर्च करना है। तो अर्थात ए एंड ए बी लेकिन नॉट बी कह दिया, अर्थात बचा क्या, ओनली ए, जिसमें केवल लाइब्रेरी होगा वो उसी को फाइंड आउट करेगा। व्याख्या देखते हैं। ए नॉट बी, पहला है ए नॉट बी, यह ऑपरेटर ए के वे दस्तावेज लाता है जिसमें बी नहीं है, ए के वे दस्तावेज लाता है जिसमें बी नहीं है। जैसे हमने किया था लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी, ठीक। तो इन्होंने कहा है ए के वे दस्तावेज लाता है जिसमें बी नहीं है, अर्थात हमने ए इसको दिया, बी इसको दिया, अर्थात ओनली ये लाइब्रेरी जिस दस्तावेज में, जिस डॉक्यूमेंट में लाइब्रेरी होगा उसी को ये फाइंड आउट करेगा। ए और बी, इसमें आपको लाइब्रेरी या तो लाइब्रेरी और साइंस, इन दोनों में से कोई भी होगा तो उसको फाइंड आउट करेगा। यानी ए प्लस बी सबसे बड़ा सेट, ए प्लस बी नहीं, यहाँ ए और नहीं आर होगा, यहाँ ए प्लस नहीं होगा, ए आर होगा, यहाँ सबसे बड़ा सेट है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन सबसे अधिक दस्तावेज रिट्राइव करता है। अगला है यह केवल दस्तावेज लाता है, ए एंड बी है, यह केवल दस्तावेज लाइब्रेरी एंड साइंस, यहाँ लिखते हैं लाइब्रेरी एंड साइंस, लाइब्रेरी एंड साइंस, यानी ए और बी इंटरेक्शन परिणाम ए और बी से बहुत छोटा होगा। देखिए इसमें अब वो ए एंड बी जब हम लिखेंगे तो आपका उसमें लाइब्रेरी एंड साइंस जब दोनों वर्ड होगा उसी डॉक्यूमेंट को ये रिट्राइव करेगा। अब अगला ऑप्शन डी है, यहाँ ए एंड ए बी नॉट बी, थोड़ा ट्रिकी दिखता है। ए एंड ए का मतलब है ए ही रहेगा, ए एंड ए का मतलब ए ही रहेगा, बी नॉट बी, यहाँ ए एंड ए हो गया, बी नॉट बी हो गया, बी नॉट बी, अर्थात बी नॉट बी कर दिया तो अर्थात कुछ नहीं, नल हो गया, यानी पूरा एक्सप्रेशन केवल ए पे डिपेंड करता है, तो यह केवल ए वाले दस्तावेज को देगा जो ओ आर से कम है। देखिए यहाँ आपका है लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी, ठीक। तो यहाँ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी आपको जिसमें लाइब्रेरी और लाइब्रेरी कीवर्ड को ही यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक। ए माने हम लाइब्रेरी को। अब देखते हैं ये बी अर्थात यहाँ साइंस नॉट साइंस, अर्थात ये कुछ नहीं फाइंड आउट करेगा, यहाँ ओनली लाइब्रेरी को फाइंड आउट करेगा, ए को। इसका उपयोग हम ओपेक में अपने डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, ओपेक में इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ये ओपेक में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक विशिष्ट कार्य है?
विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? एक्सटेंशन सर्विस, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, encountering the habit of reading, assisting in the development of research and publication। सबसे बड़ा काम या एक विशिष्ट कार्य आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन ही होता है यूनिवर्सिटी में। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ऑप्शन ए था एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है? ये वाह्य सेवाएं होती हैं, ये वाह्य सेवाएं होती हैं जैसे मोबाइल पुस्तकालय, साक्षरता अभियान या सामुदायिक कार्यक्रम। ये सार्वजनिक पुस्तकालयों में अधिक सामान्य होती हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में नहीं। एक्सटेंशन सर्विस का मैक्सिमम यूज पब्लिक लाइब्रेरी में ही देखा जा सकता है। आपका बी ऑप्शन है लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय में, देखिए ऑप्शन बी है लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय का उपयोग करना, कैटलॉग खोजना या डेटाबेस एक्सेस करना सिखाना, और या उसके लिए एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। यह एक सामान्य कार्य जो कई प्रकार के पुस्तकालयों में पाया जाता है। यहाँ है इनकरेजिंग द अबाउट ऑफ रीडिंग। ये क्या है? पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना सभी प्रकार के पुस्तकालयों का सामान्य उद्देश्य है, विशेष रूप से स्कूल और सार्वजनिक पुस्तकालयों का। ऑप्शन नंबर डी यही आपका ऑप्शन राइट था। अब ये ऑप्शन है असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशिष्ट कार्य क्या है? रिसर्च एंड पब्लिकेशन। यह विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है। ये अकादमिक शोध में सहायता करते हैं, विद्युतापूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं और प्रकाशन कार्य में मदद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 80/20 नियम का निर्धारण करता है? तो आपका इसका आंसर है 80/20 का नियम। पैरेटो एनालिसिस चार्ट पैरेटो ने दिया था, जो इन्होंने बताया है इसमें कि 80% समस्याएं 20% कारणों पर निर्भर करती है। 20% कारणों पर निर्भर करती है। 20% कारणों पर निर्भर करती है। व्याख्या देखते हैं। पहला ऑप्शन था हिस्टोग्राम। एक बार ग्राफ होता है जो डेटा की आवृत्ति वितरण को दिखाता है। यह पैटर्न को दर्शाने में सहायक होता है, लेकिन बीच संबंध 80 से इसका कोई अनुपात नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। पैरेटो एनालिसिस चार्ट, यह चार्ट पैरेटो सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे 20-80 संबंध है या 80/20 नियम भी कहा जाता है। ये बताता है कि यहाँ देखिए 80% समस्याएं 20% कारणों से उत्पन्न होती है। यह गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में समस्याओं को प्राथमिकता देने में सहायक होता है। फिशबोन डायग्राम क्या है? फिशबोन डायग्राम ये फिशबोन डायग्राम भी क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। इसे कौरु इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है। कौरु इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है, जो समस्याओं के मूल कारणों को श्रेणियों में विभाजित मूल कारणों को श्रेणियों में विभाजित करके उन्हें पहचानता है। यह विश्लेषण के लिए उपयोगी है, लेकिन 20 संबंधी 80 नियम से इसका कोई संबंध नहीं है। पाई चार्ट तो आप लोग समझते होंगे, ये इस प्रकार का हो गया। ये क्या है? पाई चार्ट।
पाई चार्ट किसी पूर्ण वस्तु के विभिन्न घटकों के अनुपात को दर्शाता है या तुलना के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इसका पैरेटो चार्ट या 20-80 संबंधी 20 से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, आजीवन सीखने के लिए साक्षरता पर निर्देश, दिशा निर्देश, गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसने विकसित किया है? हु डेवलप द गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग? तो इफ्ला ने दिया। इंफॉर्मेशन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इस इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई। रूसा क्या है? रेफरेंस यूजर सर्विसेज एसोसिएशन, ये ALA का एक पार्ट है, ALA का एक भाग है जो रेफरेंस सर्विसेज के लिए बनाया गया है। ठीक है। ACR एसोसिएशन ऑफ काउंसिल रिसर्च लाइब्रेरी, एसोसिएशन काउंसिल रिसर्च लाइब्रेरी, ये ऑप्शन गलत है। स्नोकल क्या है? स्कूल कॉलेज नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आपका यहाँ ऑप्शन इफ्ला सही होगा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, गाइडलाइन ऑन, यहाँ देखिए गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसने दिया है? इफ्ला ने। अब देखते हैं व्याख्या है। इंटरनेशनल फेडरेशन, पहला इफ्ला का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला ने आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश विकसित किए हैं। ये दिशा निर्देश सभी आयु वर्गों को सीखने के चरणों के लिए वैश्विक मानक को बढ़ावा देते हैं। रूसा क्या है? रूसा का अर्थ है रेफरेंस एंड यूजर, यहाँ देखिए यूजर सर्विसेज रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन, रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन जो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक विभाग है। यह रेफरेंस सेवाओं और उपयोगकर्ता सहभागिता पर केंद्रित है, न कि आजीवन सीखने के लिए वैश्विक दिशा निर्देश विकसित करने पर। ACRL क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। ACRL ने उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता के लिए मानक विकसित किए हैं, लेकिन इस प्रश्न में उल्लेखित आजीवन सीखने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं है। स्नोकल क्या है? स्कूल कॉलेज, ये देखिए स्नोकल है सोसाइटी ऑफ कॉलेज, यहाँ सोसाइटी हो गया, सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सोसाइटी ऑफ कॉलेज होगा। सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक यूके आधारित संगठन है। एक ये ध्यान दीजिएगा, ये यूके आधारित संगठन है जो उच्च शिक्षा में पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देता है। इसके पास सूचना कौशल के लिए रूपरेखाएं हैं। इसके पास सूचना कौशल के लिए रूपरेखाएं हैं। इसने इफ्ला दिशा निर्देश विकसित नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है, अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? हाउ आर अनपब्लिश्ड थीसिस एंड डिसर्टेशन क्लासिफाइड? तो उसको नॉन कमर्शियल लिटरेचर होता है। ये देखते हैं हम व्याख्या को। सेकेंडरी लिटरेचर क्या है? द्वितीयक साहित्य में प्रकाशित। द्वितीयक साहित्य में प्राथमिक स्रोतों की व्याख्याएं, समीक्षाएं और विश्लेषण शामिल होते हैं, जैसे पाठ्यपुस्तकें, टीकाएं,
या समीक्षा लेख। शोध प्रबंधन और प्राथमिक शोध प्रबंध और निबंध प्राथमिक या गैर व्यावसायिक होते हैं, ये द्वितीयक नहीं होते हैं। आपका सेकेंडरी लिटरेचर में क्या है? पाठ्य पुस्तकें, यहाँ देखिए टेक्स्ट बुक, कमेंट्री, रिव्यू आर्टिकल, ये सब क्या है? सेकेंडरी लिटरेचर है। ऑप्शन बी है एफेमेरल लिटरेचर। एफेमेरल लिटरेचर ये क्या है? इसको देखते हैं। एफेमेरल लिटरेचर इसको कहते हैं क्षणिक साहित्य। क्षणिक साहित्य ऐसे अल्पकालिक सामग्री को दर्शाता है जैसे पर्चे, फ्लायर या नोटिस जो अस्थायी उपयोग के लिए होते हैं। अस्थायी उपयोग के लिए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? एफेमेरल लिटरेचर ये इम्पोर्टेंट है। कुछ नया लगता होगा। एफेमेरल लिटरेचर क्या करता है? ये देखिए, ये क्षणिक साहित्य होता है। क्षणिक साहित्य शॉर्ट लिव्ड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, फ्लेयर आर नोटिस मीन्स फॉर टेम्परेरी यूज। इसको क्या कहते हैं? एफेमेरल लिटरेचर। आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी देखते हैं। नॉन कमर्शियल लिटरेचर क्या है? अप्रकाशित शोध प्रबंधों और निबंधों को गैर व्यवहारिक साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये अकादमिक कार्य होते हैं जो व्यावसायिक प्रकाशन या बिक्री के लिए नहीं होते हैं। अप्रकाशित शोध प्रबंधों और निबंधों को गैर व्यावसायिक साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये अकादमिक होते हैं जो व्यावसायिक प्रकाशन या बिक्री के लिए नहीं होते हैं। ये व्यावसायिक प्रकाशन या बिक्री के लिए नहीं होते हैं। टर्सरी लिटरेचर क्या है? तृतीयक साहित्य। टर्सरी लिटरेचर तृतीयक साहित्य। इसमें आपका अनुक्रमणिका, डेटाबेस, विश्वकोश और निर्देशिकाएं शामिल होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को संकलित और सारांशित करती हैं। शोध प्रबंध मौलिक कार्य है और द्वितीयक नहीं। ये देखिए, टर्सरी लिटरेचर में आपका क्या आता है? ये इंडेक्सेस, डेटाबेस, encyclopedia and directory that compile summaries of primary and secondary source। चलिए, लास्ट प्रश्न था आज का। कुछ आपके सुझाव होंगे और हम आपके लिए किस प्रकार और इस क्लास को और उपयोगी बना सकते हैं, ऐसा कुछ सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। हम आगे अगली वीडियो में उस सुधार के साथ आएंगे। और आपको अगर अच्छा लगा होगा, उपयोगी होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।